हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। क्योंकि जो आपकी बुक है पोएट्री वो कंप्लीट हो चुकी है और हमने उसमें आपको जितने भी पोएम थी वो आपको पूरी कंप्लीट कराई। उसमें टोटल आपकी जो पोएम थी वो 7 थी। वैसे तो आपके सिलेबस में 10 पोएम थी, लेकिन कोविड-19 के कारण 3 पोएम को हटा दिया गया है, इसलिए हमने उन पोएम को नहीं कराया था। लेकिन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो पोएम है वो इम्पोर्टेंट हैं, किसके लिए, सेंट्रल आइडिया के लिए। तो आपको वही सेंट्रल आइडिया करने हैं जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि यदि आप सातों को याद करोगे तो आपके लिए बहुत कठिन कार्य होगा। इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया बता दी जाए ताकि आप उनको आसानी से याद कर सकें। क्योंकि 7 को याद करना बहुत ही कठिन है, उसको आप याद भी कर लोगे तो एग्ज़ाम में याद नहीं रख पाओगे। इसलिए हम आज की वीडियो में ये बताएंगे कि आपको कौन कौन से सेंट्रल आइडिया याद करने हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिल सकें। आपको सब सेंट्रल आइडिया नहीं करने हैं और हम यही बताएंगे कि सेंट्रल आइडिया को किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि आपको लिखने की भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हमको सेंट्रल आइडिया याद नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, आपको पोएम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जिस पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है उस पोएम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उस चैप्टर का नाम, पोएम का नाम तो उसमें दिया ही होता है और उसके जो पोएट है उसका नाम भी पता होना चाहिए। तो आप बहुत ही आसानी से सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, हमने जो सेंट्रल आइडिया आपको लिखाए हैं वो हमने अपने स्वयं बना के लिखाए हैं, बहुत ही सरल छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से, ताकि आपको उसकी हिंदी भी समझ में आ जाए तो आप सेंट्रल आइडिया को बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे कि किस तरह से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और याद करना है और कौन कौन से सेंट्रल आइडिया याद करने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें और आप अच्छी तरह से मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, यानी कि महत्वपूर्ण जो सेंट्रल आइडिया हैं उनके बारे में बताएंगे। और एक सेंट्रल आइडिया हम आपको करके बताएंगे कि किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको एक को करके बताएंगे कैसे करते हैं। और जो आपको हमने देखो लिखा हुआ है, इस पर 7 लिखे हुए हैं, पूरे कितने लिखे हुए, पूरे टोटल 7 लिखे हुए हैं। लेकिन बात आती है कि 7 आप कैसे याद करेंगे, बड़ी दिक्कत होगी याद करने में। लेकिन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से सेंट्रल आइडिया याद करने हैं। सब याद नहीं करने हैं, केवल आपको हमारी ट्रिक से चलना है, हमारे एक तरीके से चलना है, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से उस सेंट्रल आइडिया को प्राप्त कर सकते हैं। और लिखते कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो पहला है इसमें, तो जो सेंट्रल आइडिया उनको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। किसमें बांटते हैं, 2 पार्ट में बांटेंगे। यानी कि इधर से देखो 1 2 3 4, ये चौथा हो गया। तो इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे सेंट्रल आइडिया को, यानी कि इस एलिमेंट से ऊपर और इससे नीचे। तो क्या बात समझ में आई, आपके समझ में आ गया होगा कि 1 2 3 4, यदि आप इन 4 को याद कर लेते हो तो एग्जाम में आपको एक सेंट्रल आइडिया 100% मिल जाएगा। 2 भी मिल सकते हैं, मैं नहीं कहता एक ही मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। और यदि आपको ये नहीं याद कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, फिर ऐसे चलिए 7 6 5 4, यानी कि इधर से आप 4 कर लीजिए, या तो आप इधर से 4 कर लीजिए या फिर इधर से 4 कर लीजिए। तो इसमें चलता है आपका करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ हो गया, ट्रू ब्यूटी हो गया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो गया और एलिमेंट हो गया। ठीक है, इस ग्रुप में आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और चौथा तो है ही है, चौथा तो आपका दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। अगर इधर से याद करोगे तो भी आपको इंपॉर्टेंट है और उधर से करोगे तो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुल मिला के ये तो आपको जरूर करना है, ये तो आपको जरूर करना है। कौन सा वाला, एलिमेंट वाला, तो ये तो आपको जरूर करना है। इसके बाद इधर से देखते हैं तो आपका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, और ये वाला।
तो अब आप स्वतंत्र हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इन 4 को करिए या इन 4 को करिए। आपको जो सूटेबल लगे, जो आपको सरल लगे, जो आपको आसान लगे, उन 4 को करिए। क्योंकि इधर से आप चाहे 4 कर लीजिए या फिर उधर से 4 कर लीजिए, आपको एक सेंट्रल आइडिया ज़रूर मिलेगा। कैसे? मान लीजिए वो कंटिन्यूअस तो 3 देगा नहीं, कभी भी कंटिन्यूअस 3 नहीं देगा। इधर से देगा, मान लो इधर से देता है तो उसने एक 7वां दे दिया, चलो एक 8वां, ये 6ठा दे दिया उसने, फिर एक क्या करेगा, एक 4था दे देगा। तो आपने इधर से याद किया है, मान लीजिए 2 भी दे देगा तब कह रहा हूँ, नहीं तो वो क्या करेगा, ये दे दे। ये तो आपको कितने मिल जाएंगे इसमें, एक ये मिल गया, ये मिल गया, और 4था तो आपने जरूर किया ही है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो आपको जरूर करना है। तो आपको तीनों ही मिल जाएंगे। यदि आप इधर से कैसे, आप इधर से करते हो तो आपको क्या करेगा वो, कि मान लो उसने इधर से भी दिया कि एक तो ये दे दिया और एक ये दे दिया, तो अब एक किसको देगा वो, इसको देगा, नहीं देगा इसमें से, तो इसमें से इसको देगा, तो इसमें से भी आपको एक मिल जाएगा। लेकिन वो दोनों में से देगा, किस में से देगा, दोनों में से देगा, यानी कि इसमें से भी देगा, इसमें से भी देगा। तो इसमें से उसने मान लो इसको ले लिया आपका, ठीक है, किसको ले लिया, पहला ले लिया उसने, ठीक। इसके बाद अब उसने सोचा कि बीच में से उसने फिर कौन सा ले लिया, 4था ले लिया। बस समझना ध्यान से, पहला ले लिया, 4था ले लिया। अब इसमें से भी देखा कौन सा लिया जाए, तो उसने इसमें से पहला लिया है तो इसमें से वो इसको लेगा, और इसमें से पहला लिया है तो फिर उसमें से वो सेकंड को पकड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो इसके बाद उसने पहला ले लिया, 4था ले लिया, अब क्या ले लेगा वो, इधर से 7वां ले लेगा। तो ये आपको, अब बताओ आपको कौन सा मिल जाएगा इसमें आपको 2 मिल जाएंगे, क्योंकि आपने ऊपर के याद किए हैं तो ये मिल गया आपको, और ये तो आपका कॉमन है ही है, ठीक है ना। नीचे से याद किए हैं तो ये मिल गया, ये आपका कॉमन है ही है। तो इस बात को अच्छे से याद रखोगे कि अगर आप ऊपर से करते हो तो ऊपर के 4 कर लीजिए, नीचे से करते हो तो नीचे से 1 2 3 4 कर लीजिए। इसमें से आपको एक सेंट्रल आइडिया जरूर मिल जाएगा। 2 भी मिल सकते हैं, मैं नहीं कह रहा आपको एक ही मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं यदि आप इस तरह से करते हो। अब आप सोचोगे कि वो कंटिन्यूअस दे देगा, यानी कि 1 2 3 ये दे दिए और आपने जैसे 4 किए हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो 3 कंटिन्यूअस नहीं देगा, शुरू के 3 कंटिन्यूअस नहीं देगा वो। इसमें से अगर इनको देखता है तो इसमें से इसको छोड़ देगा या फिर इसको छोड़ देगा, किसी एक को वो जरूर छोड़ेगा। तो मान लो उसने इसको छोड़ दिया तो 1 2 3 एक मिल गया ना, मिल गया, और उसने इसको छोड़ दिया तो 1 2 3 इसको पकड़ेगा, यानी कि इस तरह से वो इसको पकड़ लेगा, ठीक है ना। और इसको छोड़ेगा तो इसको पकड़ेगा, और उसको छोड़ेगा तो इनको पकड़ेगा, यानी कि आपको 4था वो जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कंटिन्यूअस शुरू से दे दे। मान लो उसने 3 कंटिन्यूअस दे दिए, आपने ये 4 किए तो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे वो नहीं देगा। कुछ शुरू के भी देगा, कुछ लास्ट के भी देगा। लास्ट के देगा तो लास्ट के आपके ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और शुरू में से देगा तो ये वाला और ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से देखते हैं तो 7 और 6, 6 और 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कम से कम याद करना पड़ेगा, यानी कि आपको 7 याद नहीं करने हैं, केवल आपको 4 याद करने हैं। और मेरे हिसाब से तो देखो, मैंने ट्रिब्यूटी को बहुत इम्पोर्टेंट नहीं बताया है और पासिंग वाले को भी नहीं बताया है, तो ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें से आप ना चाहें तो इनको ना भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये था हमारा ट्रिक आपको बताने का कि सेंट्रल आइडिया हमको किस तरह से याद करना है और हम कम से कम कैसे याद करें। अब देख लेते हैं कि जो सेंटेंस हमने लिखा है कैसे लिखा है, कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप बता दोगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। अगर आपको पोएट का नाम पता है तो उसका भी लिख सकते हैं।
तो देखो स्टार्ट करोगे, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, यानी कि सर हेनरी वॉटन के अनुसार क्या है, ए हैप्पी मैन इज होनेस्ट, यानी कि जो एक खुश व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, वो ईमानदार होता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, और वह अपने समय को खराब नहीं करता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपने समय को खराब नहीं करता है। ही डज नॉट हार्म अदर्स, और वह दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। कौन सा, ए यानी कि हैप्पी मैन। हम किसके बारे में बात चल रही है, हैप्पी मैन के बारे में बात चल रही है कि जो एक खुशी, ए हैप्पी मैन, तो हमें खुश व्यक्ति के बारे में बात चल रही है इसमें। तो क्या था कि ही डज नॉट हार्म अदर्स, वह दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। ही डज नॉट केयर ऑफ हिज डेथ, और उसको अपनी मृत्यु की भी चिंता बिल्कुल नहीं होती है। ही फियर्स फ्रॉम गॉड ओनली, वह केवल भगवान से ही डरता है। ही ऑलवेज हैप्पी विद ऑल, और वह सभी के साथ कैसे रहता है, खुशी से रहता है। ही इज सेटिस्फाइड विद वाट ए ही हैज़, यानी कि वह बिल्कुल संतुष्ट रहता है, वह बहुत खुश रहता है जो कुछ, वाट मीन्स क्या होता है, जो कुछ उसके पास होता है। आगे देखिए, ही पासेज हिज टाइम, ही माने वह पासेज माने बिताता है, हिज टाइम माने अपने समय को, यानी अपने समय को व्यतीत करता है विद गुड बुक्स एंड गुड फ्रेंड्स, किसके साथ, अच्छी किताबों के साथ और अच्छे मित्रों के साथ। ही डज नॉट केयर राइज एंड फॉल इन लाइफ, और जीवन में क्या, और जीवन में वह उत्थान पतन की भी चिंता नहीं करता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा या मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो उसे इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं रहती है। आगे देखते हैं, ही डज नॉट रन आफ्टर मनी, और वह पैसे के पीछे भी नहीं दौड़ता है। कौन, हैप्पी मैन। जो खुश व्यक्ति होता है वह पैसे के पीछे भी नहीं भागता है। ही हैज़ हैप्पी विद हिमसेल्फ, और वह अपने आप में ही खुश रहता है, यानी कि उसके पास जो कुछ होता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। तो ये था सेंट्रल आइडिया आपका, द करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको आपको याद करना है। और देखो हमने आपको एक बात और बताई थी, उसको भी याद रखेंगे। जैसे कि हमने आपको एक्सप्रेशन लिखवाए हैं, लिखवाएं, जिसमें पहला होता है पॉइंट आपका रेफरेंस, क्या होता है, रेफरेंस। दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट, और तीसरा होता है आपका एक्सप्लेनेशन। ये तो होता है ना। तो रेफरेंस तो हम लिख देते हैं, कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट आपने याद कर लिया और आपने एक्सप्लेनेशन भी याद कर लिया, लेकिन क्या हुआ, रीजन क्या हुआ कि देखो हमने क्या बताया है कि आप 4 के तो क्या करोगे, सेंट्रल आइडिया कर लोगे, और बाकी जो 4 बचे हैं उनके आप क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन याद कर लोगे। ठीक है, बाकी के एक्सप्लेनेशन कर लोगे। अगर किसी कारणवश ऐसा होता है कि जिस तरह का आपने सेंट्रल आइडिया याद किया वो एक्सप्लेनेशन में आ गया, यानी कि जो आपने एक्सप्लेनेशन याद किया था वो सेंट्रल आइडिया में आ गया, तो उस कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि आप ये कॉन्टेक्स्ट लिखते हो और उसमें वो आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो, तो क्या करोगे कि इससे ही आपका क्या बन जाएगा, सेंट्रल आइडिया बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि हम जो लिखते हैं, हम लिखते हैं इन दीज लाइन्स। क्या लिखते हैं इसमें, इन दीज लाइन्स, यही लिखते हैं ना, इसमें हम इन दीज लाइन लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब सेंट्रल आइडिया आ गया, अब क्या करोगे, आपको याद नहीं है, बड़ी समस्या होगी। कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, इसको बदल दो, क्या कर दोगे, इन दिस पोइम, इतना लिख के, और जो भी आपका एक्सप्लेनेशन और इसमें लिखा हुआ है आप पूरा साफ साफ उसे ही लिख दीजिए। आपको मार्क्स पूरे 7 के 7 मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, क्योंकि हमने जो आपको एक्सप्लेनेशन लिखवाए हैं वो हमने उसी टाइप के लिखवाए हैं कि वो दोनों के लिए कार्य कर सकते हैं, सेंट्रल आइडिया के लिए भी और एक्सप्लेनेशन के लिए भी। इसलिए आप उसको इस तरह से भी कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपको कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, यानी कि मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यदि क्वेश्चन छूटता है तो मार्क्स लॉस होते हैं और मेरिट भी कम होती जाती है, लेकिन आने वाले समय में मेरिट की बड़ी वैल्यू है। इसलिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन आपको एक भी मिस नहीं करना है। अगर आपका याद करा हुआ कैसे भी मिस हो जाता है, वैसे तो मिस होगा नहीं, मैं कह रहा हूँ इस बात को, तो उस कंडीशन से आप इस तरह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। तो जो बातें मैंने बताई आप उसको ध्यान से समझोगे
और उनको फॉलो करोगे ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।